हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का लेसन 2 मनी एंड बैंकिंग। इसमें मुद्रा का पार्ट 2 कर रहे हैं, मनी का पार्ट 2 कर रहे हैं। तो इसमें हम करने वाले हैं, पहले तो वैसे ही डेफिनेशन मनी की होगी, फॉर्म्स ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, मेजर्स ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी एंड हु सप्लाइज मनी। ये हम सारे पार्ट्स डिस्कस करें। अब हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, मुद्रा का वर्गीकरण। तो सबसे पहले इसमें जो है ये फिएट मनी इशूड बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। तो फिएट मनी क्या है कि जो करेंसी सरकार इशू करती है और जो सबको एक्सेप्टेबल होती है, कानूनी तौर पे एक्सेप्टेबल होती है और सब उसको यूज करते हैं, सेल में, परचेज में, हर तरीके से यूज करते हैं, व्यापारी व्यापार करते हैं। तो ये है फिएट मनी, जो सरकार द्वारा आदेशित है या बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। फिर है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी क्या है? फुल बॉडीड मनी का मतलब ये है कि जो सिक्कों में मेटल लगा है, मान लो सोना लगा है, पहले ब्रिटिश टाइम में होता था, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के ज्यादा होते थे। तो मान लो चांदी का सिक्का 100 रुपए दिखा रहा है उस पे, तो उसमें 100 रुपए का मेटल है, लगा हुआ है। अगर राजा महाराजाओं के टाइम में था तो वो क्या करते थे, सोने और चांदी दोनों के होते थे। तो सोने के सिक्के में सोना और चांदी के सिक्के में उतना ही चांदी होता था जितना उस पे लिखा होता था। और इसको कहते हैं फुल बॉडीड मनी। और क्रेडिट मनी जो आजकल हम यूज करते हैं, टोकन मनी है, जिसमें कि जो फेस वैल्यू है, जैसे 10 रुपए का सिक्का है, उसमें जो मेटल लगा है उसकी कीमत 10 रुपए से बहुत कम है। फेस वैल्यू ज्यादा है, 10 रुपए दिखा रहा है, लेकिन उसकी मेटल उसमें बहुत कम कीमत का लगा, तो वो हो जाता है क्रेडिट मनी। और इसी तरह से जो हमारे नोट है वो हम यूज करते हैं, ये सब क्रेडिट मनी कहलाता है। फिर है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। मतलब ये वो मनी है, ये वो पैसा है जो लोग अनलिमिटेड नहीं किसी को पेमेंट कर सकते। जैसे 10 रुपए के सिक्के में कोई कहे कि मैं 10,000 किसी को भुगतान करना है तो कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा, तो वो बंदा रिफ्यूज कर सकता है। तो आप छोटी मोटी पेमेंट्स के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनलिमिटेड लीगल टेंडर, बाकी जो नोट है उसमें आप अनलिमिटेड पेमेंट कर सकते हैं और कोई इसको मना नहीं कर सकता है। तो ये होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी किस चीज के लिए? ट्रांजैक्शन मोटिव है, यानी कि आप रोज के लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं, व्यापार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कोई चीज खरीदनी है, कोई बेचनी है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रिकॉशनरी, यानी कि आप, क्योंकि फ्यूचर अनफोर्सीन है, आपको पता नहीं है कि भविष्य में क्या मुश्किलें आ सकती हैं, बीमारी आ सकती है, कोई प्राकृतिक जैसे आपदा आ सकती है, जैसे फ्लड वगैरह आ सकता है, या ज़्यादा भविष्य में बच्चों के लिए पैसा चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, वट एवर, रेनी डे के लिए रखना, तो उसे प्रिकॉशनरी कहते हैं। और स्पेकुलेटिव मोटिव होता है जो आप या तो पैसा रखते हैं कि जिससे कि आपको ब्याज मिले, या पैसा बॉन्ड्स वगैरह में लगाते हैं। तो कब ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, मतलब इन्वर्सली रिलेटेड है। ब्याज की कीमत, ब्याज ज्यादा बढ़ गया तो बॉन्ड्स में नुकसान हो सकता है, बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न मिल जाए तो इसका मतलब कि आपको ब्याज पे रखने पे नुकसान होगा, तो इसको स्पेकुलेशन कहते हैं। सप्लायर्स ऑफ मनी, आरबीआई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अदर कमर्शियल बैंक्स थ्रू डिमांड डिपॉजिट्स। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सप्लायर है क्योंकि ये 2 रुपए से ऊपर के नोट छापता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपए का नोट और सिक्के। और कमर्शियल बैंक जो है डिमांड डिपॉजिट्स रखते हैं, क्योंकि यहाँ से पैसा आप चेक के जरिए निकाल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि मनी इशूइंग अथॉरिटी जो है वो सिर्फ आरबीआई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई 2 रुपए के ऊपर के नोट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 1 रुपए और सिक्के इशू करती है, जारी करती है। हाई पावर्ड मनी क्या है? करेंसी हेल्ड बाय पीपल, लोगों के पास जितनी करेंसी है। वॉल्ट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, क्या है? कमर्शियल बैंक्स के पास कुछ रिजर्व में फंड्स रहते हैं, वो रखे रहते हैं। और कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद
आरबीआई, कुछ आरबीआई में भी जो कैश रखा है कमर्शियल बैंक्स का वो है। ये सब मिलके बनाते हैं हाई पावर्ड मनी। अब हम कर रहे हैं प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी करेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब जो मनी है वो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जनरली एक्सेप्टेड है, सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। पहले जब हमारा बार्टर सिस्टम था तो हम प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि एक को अगर एक पहले व्यक्ति की वस्तु चाहिए तो दूसरे व्यक्ति को पहले की नहीं चाहिए। किसान को पास गेहूं है, उसे कपड़ा चाहिए, लेकिन कपड़े वाले को उसकी गेहूं नहीं चाहिए, उसको दूध की जरूरत है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम थी, तो मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब क्या है कि आपके पास मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। और इसने क्या किया, सेपरेटेड बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग जो पहले जुड़े हुए थे आपस में, उसको अलग कर दिया। लोग के पास अब पैसा है, वो कुछ भी खरीद सकते हैं और कुछ भी बेच सकते हैं, तो अलग है। ऐसे नहीं है कि इससे खरीदना है तो वो खरीदेगा और वो बेचेगा, इकट्ठा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अलग कर दिया। मेड इजियर टू ट्रेड, अब व्यापार करना आसान हो गया। और हेल्प्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, अब सारी ह्यूमन वांट्स को आसानी से सेटिस्फाई किया जा सकता है। मेजर ऑफ वैल्यू, इजी टू मेजर वैल्यू ऑफ गुड्स, तो वो किसी भी वस्तु के मूल्य को माप सकते। पहले जो पॉसिबल नहीं था, कपड़े के बदले में कितना गेहूं देना पड़ेगा, इस तरह से मेजर करना मुश्किल था। अब गेहूं किलो में है, कपड़ा मीटर में है, उसको कैसे मापा जाए, कितने उसमें नुकसान भी हो सकता था, तो अब आसान हो गया। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स, भविष्य के भुगतानों के लिए अब आसान है। पहले हम जो है, अब जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं कितने 6 महीने तक संभाले, साल भर तक संभाले, तो मुश्किल था, गेहूं खराब हो जाएगी। कपड़ा कब तक संभाले, जूते अगर बेच रहा है तो कब तक संभाले, लकड़ी को, जानवर अगर मान लो उसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मान लो, तो वो कैसे संभाले, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन अब भुगतान आसान है, आप भविष्य के भुगतान आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप बैंक में रखिए, आप घर में रखिए, कहीं भी संभाल के रखिए और भविष्य के भुगतान कर सकते हैं। 1 महीने बाद करिए, 6 महीने बाद पेमेंट कर सकते हैं। और स्टोर ऑफ वैल्यू है ना, आप इसको भंडारण की समस्या से कहते थे कि कहाँ संभाल के रखें, गेहूं के लिए इतनी बड़ी जगह कहाँ निकालें, कपड़ा और वुड है, लकड़ियां हैं, कहाँ संभालें। तो अब आराम से आप जो है मनी जो है, धन जो है, उसको आराम से संभाल सकते हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, तो हम देखते हैं कि ये ध्यान रखना है कि जो मनी सप्लाई ये पॉइंट ऑफ टाइम पे है, तो ये स्टॉक वेरिएबल, तो इसके 4 हैं। M1 से करते हैं C, DDD एंड OD, ये तीनों का प्लस किया हुआ है। C मतलब करेंसी विद पीपल, और डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जो पैसा हम चेक से निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड अदर डिपॉजिट्स, तो ये डिटेल में बताया, लेकिन आपको बस ये तीनों याद करने होंगे। ओडी मतलब डिपॉजिट्स ऑफ नामबार्ड, मतलब ये क्या है कि जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, नामबार्ड है, एग्रीकल्चरल है, ये पैसा रख सकती है। और फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स कुछ यहाँ पर डिपॉजिट रख सकते हैं सेंट्रल बैंक के साथ। डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। तो इस तरह से और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके डिपॉजिट्स जो हैं वो सेंट्रल बैंक में होते हैं। M2 है, इसको M1 मतलब ये तीनों है ना, ये तीनों, ये M1 प्लस डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, ये होता है। और M3 होगा M1 फिर से ये तीनों, और डिपॉजिट यहाँ पर टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। और M4 को M3 से जोड़ा है, M3 में ये दोनों लेने हैं और साथ में टोटल टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा चैनल है यूनिक एजुकेशन पॉइंट अनुपम शर्मा।
काफ़ी वीडियोस पहले भी 11th और 12th के लिए डालें, इनको वॉच करें और लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।